सर। तो एंथैल्पी जो बताया था दैट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर कितनी हीट है उसको एंथैल्पी का रूप देते हैं। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑफ वेपर में भी पढ़ा था। और एंथैल्पी को डिफाइन जो करा जाता है मैथमेटिकली रूप में, क्योंकि इसको दिखाई नहीं देती ये चीजें। ये एंथैल्पी ऐसी चीज है कि यदि आप पानी से स्टीम बनाओगे, भाप बनाओगे, तो ये दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन बोलेंगे जरूर कि एंथैल्पी आ गई है। ठीक है ना। तो एंथैल्पी कितनी आ गई है ये किस पे डिपेंड करेगा, वहां के इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी के समेशन पे, उस पे डिपेंड करेगा। तो इफ द हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी, एंथैल्पी विल इंक्रीजेस, बट इफ द हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द बॉडी, दैट विल बी डिक्रीजेस द एंथैल्पी, क्योंकि वहां से हीट निकल चुकी है। तो इसको आप इमेजिनरी वे में समझ सकते हैं, ये कहीं पे दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। एंड द एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसको एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टोटल एनर्जी का रूप भी दे सकते हैं या मान सकते हैं। अब बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो रहता है वो कई तरीके का रहता है। एक थर्मल इक्विलिब्रियम के रूप में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के रूप में, फेज इक्विलिब्रियम के रूप में, केमिकल इक्विलिब्रियम के रूप में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज द सेम थ्रूआउट द एंटायर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम। बट यदि बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, तो यांत्रिक जो आपका बोलना चाहिए संतुलन है, वो तब होगा जब जहां पे कि एक भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं आ रहा है, कोई भी मैकेनिकल फोर्स नहीं आ रहा है जो कि बॉडी को अपनी जगह से हिला सके, दैट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जबकि फेज इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जबकि यदि मास किसी भी फेज पे चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो वाटर हो चाहे आइस हो, उसका मास वही है, इक्विलिब्रियम लेवल पे है, तो उसे हम फेज इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जब दो बोलना चाहिए सब्सटेंस को आपस में मिलाने पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है, तो उसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम रहता है। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम जो घरों में थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में काम होता है। जब कभी फीवर आता है तो थर्मामीटर आप लगाते हैं, और थर्मामीटर लगाने के बाद जब पारा चढ़ जाता है, उसके बाद उसको निखारने के लिए आप छिटकते हैं, तो वहां पे हीट निकल जाती है, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। परफेक्ट गैस की यदि बात करेंगे, तो परफेक्ट गैस वो गैस कहलाती है जहां की इवेपोरेशन लिक्विड स्टेट से कंप्लीट होता है, और यदि पार्शियल है तो उसको हम वेपर का नाम देंगे। परफेक्ट गैस तभी बनेगी तब उसका इवेपोरेशन लिक्विड से कंप्लीट होके वेपर में कंप्लीट हो जाएगी, या वो गैस बन जाएगी या स्टीम के फॉर्म में जाएगी, तो उसे हम परफेक्ट गैस का नाम देंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करेंगे, जहां की वॉल्यूम जो है बिकम विल बी जीरो होता है, या बोलना चाहिए वहां पे जो टेम्परेचर है 0 केल्विन रहता है, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नाम देते हैं। फिर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इट्स यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा जिसको हिंदी में बोलते हैं, यदि इसकी बात की जा रही है, तो विशिष्ट ऊष्मा वो होती है जहां पे उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरी नहीं कि हम बढ़ाने के लिए सिर्फ काम करें, उसको हम घटाने के लिए भी हम कर सकते हैं। उसको वहां का टेम्परेचर घटाने के लिए भी हम ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तो घटाने के लिए भी पड़ती है, ऐसा नहीं कि बढ़ाने के लिए पड़ती सिर्फ। ठीक है। जूल्स लॉ, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जितना भी टेम्परेचर में चेंज होगा, गैस की परफेक्ट गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, वो भी चेंज होगी। अब कितने तरह के लॉ फॉलो होते हैं गैस के लिए, उनको देखना है। तो उसमें सबसे पहला बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है, गेल-लुसाक लॉ होता है, और आपने जो अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा जूल्स लॉ पढ़ा एनर्जी के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, वो भी होता है। बट यहाँ पे जो 3 तरह के लॉ हैं आपके, बॉयल्स, चार्ल्स, गेल-लुसाक लॉ, जो कि हमने 10th की फिजिक्स में भी, 10th की हीट पार्ट में भी पढ़ा है, और 12th की फिजिक्स पार्ट में भी बेसिक इंट्रोडक्शन में लिया है। तो बॉयल्स के लिए यदि हम बात करेंगे, तो द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एट इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, उसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। यदि तापक्रम को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उसका जो प्रेशर है, दाब है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको हम बॉयल्स लॉ ने इन्वेंट किया था या बताया था, उसको हम बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। जबकि चार्ल्स के केस में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यदि उसका प्रेशर जो है कांस्टेंट कर दिया जाए। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द बॉयल्स एंड द चार्ल्स लॉ। प्लीज म्यूट ऑल माइक बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इज ऑकर। गेल-लुसाक लॉ, व्हाट इज द गेल-लुसाक लॉ? किसी भी गैस का जो प्रेशर है, टेम्परेचर या तापक्रम के समानुपाती होते हैं, यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए।
So P upon T is equal to constant. The absolute pressure of a given gas mass of perfect gas varies directly as its absolute temperature when the volume is constant. What is the thermodynamic process of perfect gas? Number of process used. Number of process. The constant volume process, जिसको कि आइसोकोरिक बोलते हैं, constant pressure process, जिसको कि आइसोबारिक बोलते हैं. तो 6 तरह की प्रोसेस होती हैं. वन बाई वन करके इसको डिस्कस करेंगे. तो constant volume जो प्रोसेस है, जिसको कि आइसोकोरिक प्रोसेस बोल रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ प्रेशर विल इंक्रीज, no change in volume and no work done by the gas, that is the constant volume process governed by the Gay-Lussac law. इसको Gay-Lussac law ने बताया था, that is the P by T is equal to constant. Second process, when the heating of the gases or cooling of the gases is done at a constant pressure, temperature and volume will increase, but pressure remaining the constant, it is called the constant pressure process, and also called in a new terms, that is called the isobaric process. In this case, increase in internal energy will happening, and the governed by the Charles law. Charles law, it is saying the absolute pressure of the given mass of perfect gas, it is the inversely proportional to the volume when the temperature remains the constant, that is the PV is equal to constant. थर्ड प्रोसेस हाइपरबोलिक प्रोसेस की बात करेंगे, जहां की प्रेशर और वॉल्यूम को जो प्रेडिक्ट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और जो बॉयल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है उसको हाइपरबोलिक प्रोसेस बोलते हैं. जबकि चौथे यदि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, जहां की नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी रहता है, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है, उसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेंगे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, वहां पे स्लो मोशन में काम हो रहा है, जिसकी वजह से कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. एडियाबैटिक प्रोसेस, जब बहुत ज्यादा तेज गति में प्रोसेस हो रही है ताकि हीट जो है ना तो बाहर से अंदर की तरफ आने पाए, ना ही अंदर से बाहर की तरफ निकलने पाए, तो उसको हम एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का नाम दे रहे हैं. एंड द नो हीट लीव और एंटर द गैस, temperature of the gas changes, that is it happening in the adiabatic or isentropic process. Change in internal energy is equal to the work done. Polytropic process, it is a general law of expansion and compression of the gases where it follows the PV to power n is equal to constant. In the free expansion process, when the fluid is allowed to expand suddenly, यदि आपको फ्री छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि घूमो तो आप दौड़ के भागेंगे, उसी तरीके से गैस के साथ होता है. गैस को यदि थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है तो गैस ऑटोमेटिकली सडनली फ्लो होती है इन वैक्यूम चेंबर, वहां पे किसी भी वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से जीरो होता है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो रहती है. तो जब ये सारी चीजें जीरो रहेंगी तो चेंज ऑफ एंथैल्पी भी वहां पे कांस्टेंट रहेगी. तो फ्री एक्सपांशन और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ये चीज समझने वाली बात है. फ्री एक्सपांशन एक बहुत बड़े चेंबर में होता है, जबकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है वो आपकी छोटे से एपर्चर या माइन्यूट डायमेंशंस में होती है, उसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस का नाम देते हैं. तो सच एज द नैरो प्लेस वेयर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस और द एक्सपांशनिंग प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, सच एज द रेफ्रिजरेटर of a domestic place where the throttling of the refrigerant is taking place by the capillary tube. General laws for the expansion and the compression, स्टार्टिंग करेंगे यदि कांस्टेंट प्रेशर तो n की वैल्यू 0 है, क्योंकि जो अपना नियम चलता है वो PV इक्वल टू C चलता है. यदि वहां पे PV टू पावर n लिख दें, इक्वल टू कांस्टेंट कर दें, तो n की वैल्यू 0 करेंगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि किसी की वैल्यू 0 करने पे, पावर 0 करने पे वो 1 हो जाता है, तो P इक्वल टू C बन गया. इसी तरह PV टू पावर n इक्वल टू C में यदि n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू C बन जाएगा. ये बन जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक के केस में जब गामा की वैल्यू ग्रेटर देन n और ग्रेटर देन 1 रहती है, वहां पे PV टू पावर n इक्वल टू C कहलाता है. लेकिन जब गामा की वैल्यू या n की वैल्यू गामा बन जाती है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, और जबकि n की वैल्यू इनफाइनाइट रूप से बढ़ती रहती है तो उसे PV वहां पे वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट कहलाता है या कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस कहलाती है, वो हम देखते हैं. ओके, अब क्या होती है थर्मोडायनेमिक साइकिल, जिसकी की हम चर्चा शुरू से करते आ रहे हैं कि साइकिल का मतलब होता है कि जो खत्म हो रही चीज वो ओरिजिनल स्टेट पे यदि वापस आ रही है तो उसको हम एक साइकिल का निर्माण कहलाता है. तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग देयर इन दिस PV डायग्राम जो आप देख रहे हैं, तो जो ब्लू लाइन है ये किसी एक चीज को कनेक्ट कर रही है, जो आपकी रेड लाइन है ये किसी एक चीज को कनेक्ट कर रही है, प्रोसेस कर रही है. फिर यहाँ पे एक जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज हैपनिंग इन द एक्सपांशन प्रोसेस, it is done at the
constant volume process in a PV diagram. So two constant volume process, it is happening in the vertical downward direction, vertical upward direction. तो ये जो आपकी हो रही है constant volume process है. In this process there is a volume constant, but in this case where this line is occur, this line is occur, there is a compression, there is a expansion. तो क्या होगा, यहाँ पे एक साइकिल बनेगी. तो साइकिल का मतलब वापस जब ओरिजिनल स्टेट पे चले आ रहे हैं तो वो एक साइकिल बन गई जिसका की नाम है थर्मोडायनेमिक साइकिल. आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह की साइकिल होती है, एक रिवर्सिबल साइकिल होती है, दूसरी इरिवर्सिबल साइकिल होती है. When the initial condition are restored at the end of the cycle, that is called a reversible cycle. There should not be any loss of heat due to the friction, radiation or conduction, that is called a reversible cycle. But in case of a reversible cycle, when the last stage or बोलना चाहिए initial state not restored at the end of the cycle, that is called a irreversible cycle. So heat pump operate on the reverse cycle and regarded as a refrigerator because it pumps heat from the cold body to the hot body, that is the reversible cycle. But in case of constant volume, constant pressure, constant temperature, adiabatic and polytropic, all are or reversible process. Irreversible cycle, in its initial condition are restored at the end of the cycle, it is called a irreversible cycle. तो irreversibility होने के पीछे लॉजिक क्या है, वहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन हो रहा है, मैकेनिकल फ्रिक्शन हो रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है विद टेंपरेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से साइकिल जो है इरिवर्सिबल हो रही है. थ्रॉटलिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. थ्रॉटलिंग जो होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है. थैंक यू. दिस इज द लास्ट स्लाइड बिकॉज डोंट लूज द होप. We will meet tomorrow. If any question from your side, please ask me directly. बस 5 मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग 5 मिनट 2 मिनट. जी बताइए, क्वेश्चन करिए from the student side. If any question, I will share today my topic PPTs. Any question from? Can I stop my PPTs? Okay, sir.